नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा और गोविंद राय गर्ग। इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, वो है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो क्या पढ़ेंगे? हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पढ़ेंगे और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हो सकती हैं। फिर हम सेरोटोनिन वाली दवाइयां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोकॉइड्स हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओटाक्वाइड? क्या होता है ओटाक्वाइड? ओटाक्वाइड के नाम में लिखा है ओटा। ओटा मीन्स दे हैव ऑटोक्राइन इफेक्ट। ऑटोक्वाइड्स किसको कहते हैं? जिनके ऑटोक्राइन इफेक्ट्स होते हैं। ऑटोक्राइन मतलब लोकल, मतलब जहां पे एक्शन चाहिए ये वहीं पे बनते हैं। अगर किडनी में एक्शन चाहिए तो किडनी में बनेंगे, लंग में एक्शन चाहिए तो लंग में बनेंगे, स्टमक में एक्शन चाहिए तो स्टमक में बनेंगे। तो ऑटोकॉइड्स वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं जहां एक्शन चाहिए। और दूसरा, दे हैव नॉन स्पेसिफिक ओरिजिन। नॉन स्पेसिफिक ओरिजिन का क्या मतलब है? कि ये कोई भी सेल बना सकता है। ऐसा नहीं है कि इस सेल की जिम्मेदारी है। जैसे इंसुलिन बनाने के लिए तो बीटा सेल चाहिए पैनक्रियाज का, और कहीं तो बनता नहीं है, बट ये कहीं भी बन सकते हैं, कोई भी सेल बना सकता है। तो ओरिजिन में नॉन स्पेसिफिक हैं, और यही दो प्रॉपर्टी इनको हार्मोन से डिफरेंशिएट करती हैं। रिमेंबर, जो हार्मोन्स हैं वो लोकल एक्ट नहीं करते, वो कहीं भी एक्ट कर सकते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाज ने बनाया, पूरी बॉडी में जाके काम करे। और दूसरा, वो स्पेसिफिक इन ओरिजिन होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल ही बनाता है। जैसे हमने बताया कि इंसुलिन सिर्फ बीटा सेल ही बनाता है। ठीक है, ये दोनों उल्टे हैं, हार्मोन और ऑटोक्वाइड। तो ऑटोक्वाइड जो हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन तरह के हो सकते हैं। अमीन ऑटोक्वाइड हो सकते हैं, लिपिड ऑटोक्वाइड हो सकते हैं, और पेप्टाइड ऑटोक्वाइड हो सकते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन तरह के ऑटोक्वाइड हो सकते हैं। अमीन ऑटोक्वाइड वो हैं जिनका नाम अमीन में खत्म होता है, और हमारी दो दवाइयां हैं। एक है हिस्ट अमीन मतलब हिस्टामिन, और दूसरी है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्ट अमीन मतलब सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो हैं वो अमीन ऑटोक्वाइड्स। लिपिड ऑटोक्वाइड्स में हमारे पास आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन लिपिड वाले हैं। और पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स की एग्जांपल्स हैं एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनिन। क्लियर? तो ये डिफरेंट ऑटोकॉइड्स हैं, और इसमें से एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन के बारे में हम ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लिमिट रखेंगे इन दो पे, अमीन वाले पे और लिपिड वाले पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीन ऑटोक्वाइड्स। ठीक है, तो हिस्टामिन से स्टार्ट करते हैं। हिस्टामिन, बॉडी में हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 और H4। हिस्टामिन 4 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, 1 2 3 4। ज्यादातर हिस्टामिन के जो काम है वो H1 के थ्रू होते हैं, मेन काम H1 के थ्रू होते हैं। हिस्टामिन का मेजर काम क्या होता है? यस, हिस्टामिन एलर्जी करता है। तो एलर्जी में जो कुछ भी हो रहा है वो H1 के कारण होगा। क्या होता है एलर्जी में? एलर्जी में वेसोडाइलेशन हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। वेसोडाइलेशन में H1 करता है। एलर्जी में इडीमा हो जाता है, उसके लिए इंक्रीज इन परमेबिलिटी हो जाती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कौन करता है? H1 करता है। एलर्जी में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कौन करता है? H1 करता है। तो एलर्जी की जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सारी H1 के कारण है। ओके, ये तो हो गया इसका खराब काम। एलर्जी तो नुकसान कर रही है बॉडी को, बट इसका फायदा क्या है? हिस्टामिन का सबसे अच्छा काम क्या है बॉडी में? सबसे अच्छा काम हिस्टामिन का है, हिस्टामिन हमें जगा के रखता है। तो जब तक ब्रेन में हिस्टामिन काम कर रहा है हम जगे हैं। तो ब्रेन में कौन सा रिसेप्टर है? H1। और हिस्टामिन का क्या काम है? टू प्रोमोट वेकफुलनेस, हमें जगा के रखने का काम। ठीक, तो हिस्टामिन का अच्छा काम भी और बुरा काम भी दोनों H1 करता है। अच्छा काम जगा के रखना, बुरा काम एलर्जी। ओके, अब H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो होते हैं स्टमक में, और ये करते हैं HCl को सिक्रीट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो अगर हम H2 को ब्लॉक कर देंगे तो एसिड कम हो जाएगी, और अगर एसिड कम होगी तो कहाँ यूज कर सकते हैं? पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, तो ये H2 ब्लॉकर हम पढ़ेंगे GIT में जब पेप्टिक अल्सर की बात करेंगे। H3 जो है वो है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का क्या मतलब है? ये प्री साइनेप्टिक है।
प्री साइनेप्टिक मतलब ब्रेक का काम करता है। तो H3 रिसेप्टर जो है वो हिस्टामिन पे ब्रेक का काम करता है। रिमेंबर अल्फा 2 पढ़ा था ना ब्रेक से एएनएस में, वही वाला काम, ये ब्रेक का काम करता है। मतलब अगर हमने H3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया तो हिस्टामिन का रिलीज रुक जाएगा, हिस्टामिन पे ब्रेक लग जाएगी। तो अगर कोई दवाई H3 की ब्लॉकर है या एंटागोनिस्ट है या इनवर्स एगोनिस्ट है तो क्या करेगी वो H3 का ब्रेक फेल कर देगी, हिस्टामिन का ब्रेक फेल कर देगी। तो अगर ब्रेक फेल हो गया तो हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होगा। तो हमने एक ऐसी दवाई बनाई है जो कि H3 ब्लॉकर है, H3 ब्लॉकर है, उसका क्या का नाम है, इसका नाम है पिटोलिसेंट, पिटोलिसेंट। इसी का दूसरा नाम है टिप्रोलिसेंट। ये पिटोलिसेंट या टिप्रोलिसेंट क्या करता है, ये H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो H3 अगर ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, हिस्टामिन का ब्रेक फेल हो गया तो हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंडीशन में आप चाहते हो कि हिस्टामिन ज्यादा हो। हिस्टामिन का क्या काम था, वेकफुलनेस। तो अगर हमें आदमी को जगा के रखना है तो हिस्टामिन ज्यादा चाहिए। तो कौन सी कंडीशन में हमें आदमी को जगा के रखना है, जिसमें आदमी को ज्यादा स्लीपी फील हो रहा है, कौन सी कंडीशन थी, यस, नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट में एक नई दवाई आई है जिसका नाम है टिप्रोलिसेंट और पिटोलिसेंट। ये कैसे काम करती है, हिस्टामिन के ब्रेक फेल कर देती है। ये हिस्टामिन के H3 रिसेप्टर का ब्लॉकर है, उसको ब्लॉक किया तो ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा और आदमी जगा रहेगा। ओके, तो ये हो गया H3। देन लास्टली H4 रिसेप्टर जो होते हैं वो होते हैं WBC पे और इनका काम होता है कीमोटैक्सिस। H4 का मेन काम है कीमोटैक्सिस। तो ये चार मेन रिसेप्टर्स हैं और एक्शन हिस्टामिन के ज्यादातर तो H1 की वजह से ही है। तो H1 करता है एलर्जी। तो अगर हमें एलर्जी ठीक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, H1 को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वही दवाइयां सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस ग्रुप में, H1 एंटी हिस्टामिनिक और H1 ब्लॉकर्स। H1 एंटी हिस्टामिनिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में। H1 एंटीहिस्टामिनिक में बी फर्स्ट जनरेशन में बी सेकेंड जनरेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, सेकेंड जनरेशन नहीं करते। इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, अगर कोई एंटी हिस्टामिनिक दवाई ब्रेन में चली गई तो ब्रेन में H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए और ब्रेन में H1 रिसेप्टर ब्लॉक होने से क्या होगा, क्या काम था H1 रिसेप्टर का, हमें जगा के रखने का, वेकफुलनेस का। तो अगर H1 ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, हम सो जाएंगे, सिडेशन हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट करता है H1 फर्स्ट जनरेशन वाला जो है वो सिडेशन करेगा, सेकेंड जनरेशन वाला सिडेशन नहीं करेगा, जब बहुत कम करेगा, करेगा भी तो बहुत कम करेगा, थोड़ा बहुत एंटर तो कर सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ज्यादा एंटर करेगा। तो फर्स्ट जनरेशन सिडेशन करता है, सेकंड जनरेशन नहीं करता। तो एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि एंटी हिस्टामिनिक है तो ऑब्वियसली एलर्जी में देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि एक हाईवे ट्रक ड्राइवर है, उसको एलर्जी होगी, उसको मधुमक्खी ने काट लिया, बी ने काट लिया, उसके कारण एलर्जी होगी। सो कौन सा दवाई उसको नहीं दोगे, तो वो एंटी हिस्टामिनिक देंगे चारों, जिसमें से तीन सेकेंड जनरेशन होंगे, एक फर्स्ट जनरेशन होगा। क्यों हमें फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक नहीं देना, क्यों नहीं देना, क्योंकि वो सिडेशन करेंगे। तो ट्रक ड्राइवर है, उसको तो लगातार ट्रक चलाना है ना, वो सोना तो अफोर्ड नहीं कर सकता, सिडेशन तो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो ट्रक ड्राइवर तो वैसे ही सोते सोते चलाते हैं, अगर हमने एंटी हिस्टामिनिक दे दी तो बिल्कुल सो जाएगा। तो दीज आर अवॉइडेड इन पर्सन रिक्वायरिंग कांस्टेंट अटेंशन, जैसे ट्रक ड्राइवर है, पायलट्स है, इनमें फर्स्ट जनरेशन दवाइयां नहीं देनी। तो ये तो सिडेशन का साइड इफेक्ट था, बट हम इनको सिडेशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। कब देते हैं सिडेशन, कब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कब चाहते हैं सो जाए, जैसे माँ बाप का मूड है, बच्चा सो नहीं रहा, तो हम उसको फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक प्रोमिथाजिन दे देते हैं, थोड़ा सा फिनार्गन पिला दो। सो दिस इज जस्ट अ जोक, बेसिकली इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सिडेशन। क्लियर, जैसे अगर हमें कोई छोटा मोटा प्रोसीजर करना है बट बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा तो हम उसको एंटीहिस्टामिनिक पिला के सुला देते हैं और फिर प्रोसीजर कर सकते हैं। क्लियर, तो सिडेशन फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। सेकेंड जनरेशन में सिडेशन है नहीं। ठीक, देन सेकेंड थिंग, फर्स्ट जनरेशन वाले
नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का क्या मतलब है, वो H1 को तो ब्लॉक करते ही हैं, बट H1 के साथ साथ मस्कारिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं। मस्कारिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, M1 M2 M3 को ब्लॉक करते हैं, मतलब इनकी एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि सेकेंड जनरेशन में नहीं होती। वो सेलेक्टिव है, वो H1 को ही ब्लॉक करते हैं। अब एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी का भी फायदा और नुकसान दोनों। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी का नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है? जो भी एंटी कोलिनर्जिक में साइड इफेक्ट पड़े थे वो इनमें सारे हो सकते हैं। कौन से एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होते हैं? ड्राइनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिनरी रिटेंशन, टैकीकार्डिया, मिड्रियासिस। क्योंकि ये मिड्रियासिस करते हैं इसलिए ग्लोकोमा में नहीं देंगे, पर्टिकुलरली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में नहीं देंगे। तो ये सारे साइड इफेक्ट फर्स्ट जनरेशन में होंगे, सेकंड में नहीं होंगे। बट एंटी कोलिनर्जिक एक्शन का फायदा भी होता है। जब हमें किसी बीमारी में एंटी कोलिनर्जिक एक्शन चाहिए तब हमें फर्स्ट जनरेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में तो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन है ही। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जहां पे एंटी कोलिनर्जिक एक्शन चाहिए? तो उनको याद करने के लिए हम क्या लिखते हैं, दीज हैव एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। मैं क्या बताया, पोसेस एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। तो किसमें है, फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन के ये 4 एक्स्ट्रा यूजेस हैं। रिमेंबर, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक इज यूज्ड ओनली फॉर एलर्जी। रिमेंबर, एलर्जी में तो हम फर्स्ट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं, क्योंकि एलर्जी तो हिस्टामिन की वजह से है, तो हमें H1 को ब्लॉक करना, वो दोनों करते हैं। बट फर्स्ट जनरेशन वाले मस्करिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, उसके कारण क्या यूज है? पी का मतलब है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म कौन सा पार्किंसोनिज्म? ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। हमने पढ़ा था कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। डोपामिन कम है, एसिटाइलकोलिन ज्यादा है। रीजन क्या है, हमने कोई दवाई दी जिसने डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए। नॉर्मली तो बैलेंस थे बेसल गैंग्लिया में, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में क्या हुआ, हमने डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए जरूरत से ज्यादा, तो डोपामिन रिलेटिवली कम हो गए। अब डोपामिन बढ़ाने का फायदा तो है नहीं क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक है, तो हमने क्या किया, एसिटाइलकोलिन को कम कर दिया। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन को ब्रेन में कम कर दें, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन ब्रेन में कर दें, तो बैलेंस हो जाएगा, तो सिम्टम ठीक हो जाएंगे। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में हम नॉर्मली ड्रग कौन सी यूज करते हैं, एंटीकोलिन। तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में हमें एसिटाइलकोलिन को कम करना है, तो इनकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, ये ब्रेन में भी जा रहे हैं, इनके पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी है। तो नॉर्मली ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो है बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल जो है वो एंटीकोलिनर्जिक है, जो ब्रेन में जाती है। अब ये भी एंटीकोलिनर्जिक है, ये भी ब्रेन में जाते हैं, तो ये भी तो कर सकते हैं। तो बेंजहेक्सोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और एंटीहिस्टामिनिक फर्स्ट जनरेशन वाले अल्टरनेटिव होते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, देन ए का मतलब है अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया भी एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है, जस्ट लाइक पार्किंसोनिज्म। उसमें भी यही इम्बैलेंस है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक देके बैलेंस को रिस्टोर कर लेते हैं। इसमें भी बेंजैक्सोल ड्रग ऑफ चॉइस है और एंटीहिस्टामिनिक अल्टरनेटिव है। ओके, देन सी का मतलब है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब वायरल इलनेस। फ्लू हो गया किसी को, तो नॉर्मल वायरल इलनेस में दो चीजें होती हैं, एक तो खांसी जुकाम वगैरह होता है, बुखार होता है, पर दूसरा बहुत सारे लोगों का रनिंग नोज होता है, राइनोरिया होता है। ठीक, तो हम सोचते हैं कि राइनोरिया के लिए सेटरीजिन दे देते हैं। सेटरीजिन इज सेकंड जनरेशन, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, सेटरीजिन सेकंड जनरेशन। रिमेंबर, सेटरीजिन कॉमन कोल्ड के राइनोरिया को ठीक नहीं करेगी, क्योंकि उसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। वो किस राइनोरिया को ठीक करेगी, अगर एलर्जिक राइनोरिया है। बट यहां एलर्जी थोड़ी है, यहां तो कॉमन कोल्ड वायरल इलनेस है। तो यहां पे अगर हमें राइनोरिया को ठीक करना है तो हमें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन चाहिए। ओके, और लास्टली पी का मतलब है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है।
मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? यस, स्कोपोलामिन थी, हायोसिन थी। ठीक है, हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक है, तो अगर हमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन चाहिए तो हम फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन दवाइयों के 4 एक्स्ट्रा एक्शंस हैं एंटीकोलिनर्जिक के कारण, 4 एक्स्ट्रा यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस हैं? पार्किंसोनिज्म, acute muscular dystonia, common cold and prophylaxis of motion sickness. Remember सेकेंड जनरेशन में एक ही यूज होगा, क्या? वो है एलर्जी। एलर्जी में तो फर्स्ट जनरेशन में दे सकते हैं, बट सेकेंड जनरेशन सिर्फ एलर्जी में ही देते हैं। ओके, तो अब हम सिर्फ नाम रह गए हैं दवाइयों के। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक के नाम हैं प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रीनेट, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, साइक्लिजिन, बक्लेजिन, सिनारिजिन. So all these are फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। और इन सारी दवाइयों में हमने बताया 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहला, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं, ब्रेन में चली जाती हैं, और दूसरा इनकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज हाईएस्ट हैं प्रोमिथाजिन में, मतलब मैक्सिमम ब्रेन में जाता है और मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक भी है। क्योंकि ये मैक्सिमम ब्रेन में जाता है, मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक है, इसलिए जब भी ब्रेन में एंटीकोलिनर्जिक एक्शन चाहिए तो यही बेस्ट अल्टरनेटिव है। बेंजैक्सोल ड्रग ऑफ चॉइस है, बट अल्टरनेटिव प्रोमिथाजिन है। किसमें? पार्किंसोनिज्म में भी और एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में भी, और तीसरा मोशन सिकनेस में भी। सब में यही अल्टरनेटिव बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, सबसे ज्यादा ब्रेन में जाता है। ओके, तो प्रोमिथाजिन अल्टरनेटिव है। प्रोमिथाजिन जो है ये मार्केट में फिनार्गन के नाम से आता है। फिनार्गन, तो फिनार्गन आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है। इतना कॉमनली यूज होता है कि बहुत सारे डॉक्टर ये समझते हैं, याद भी नहीं, उनको भूल जाते हैं कि फिनार्गन ही कहीं जेनेरिक नेम तो नहीं है। उनको लगता है फिनार्गन दवाई का नाम है। नहीं, फिनार्गन दवाई नहीं है, फिनार्गन मार्केट नेम है, दवाई तो प्रोमिथाजिन है। सिमिलरली जो क्लोरफेनिरामिन है, ये एविल के नाम से आता है, बहुत कॉमनली यूज होता है एलर्जीज में, एविल के नाम से आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया या कोई भी एलर्जी होगी, हम एविल देते हैं, तो एविल इज क्लोरफेनिरामिन। ठीक है, तो नाम मार्केट याद करने नहीं है, बट ये इतना कॉमनली यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। सेकंड जनरेशन वालों की एग्जांपल्स हैं टरफेनाडिन, फिक्सोफेनाडिन, एस्टेमिजोल, लोरेटिडिन, डेसलोरेटिडिन, सेटिरिजिन, लीवोसेटिरिजिन, एजिलास्टिन एंड ओलोपेटाडिन। ये सारे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। और सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक की 2 प्रॉपर्टी हैं। पहला, ये ब्रेन में या तो जाता नहीं है या बहुत कम जाता है, और दूसरा, ये एंटीकोलिनर्जिक नहीं होते, ये सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक होते हैं। तो इन सारी दवाइयों का सिर्फ एक ही यूज है, वो है एलर्जी, उसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। तो खास बातें क्या हैं? पहली 2 दवाइयां टरफेनाडिन और एस्टीमेजोल, जब भी ओवरडोज हो, जब भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इनकी, तो ये हार्ट में पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। ओवरडोज में हार्ट में पोटेशियम चैनल ब्लॉक करते हैं, और अगर पोटेशियम चैनल हार्ट में ब्लॉक हो तो ईसीजी में कैसे आता है? यस, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन से। तो ओवरडोज में ईसीजी में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होने से एक अरिथमिया हो जाता है, जिसको कहते हैं हम टॉर्सेडेज डी पॉइंटिस। टॉर्सेडेज डी पॉइंटिस एक अरिथमिया है, ये हार्ट में पोटेशियम चैनल ब्लॉक करने के कारण होता है, ईसीजी में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की तरह प्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ओवरडोज देंगे ही क्यों?
ओवरडोज में करेगा ना ये प्रॉब्लम, तो ओवरडोज क्यों देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, हम तो नॉर्मल डोज ही देंगे, ठीक है। पर ओवरडोज हो जाती है, कैसे हो जाती है? क्योंकि ये CYP3A4 से मेटाबोलाइज होते हैं, ये माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं, और हमें पता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूस भी हो सकते हैं, इनहिबिट भी हो सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, उसके लिए हमने टर्फेनाडिन या एस्टेमेजोल दिया, और उस पेशेंट को साथ में कोई एंटीबायोटिक खा ली, जैसे उसने सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले ली या एरिथ्रोमाइसिन ले ली, तो क्या होगा? ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, वो CYP3A4 को इनहिबिट कर देंगे। टर्फेनाडिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, जब मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, और प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो इसने पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर देना है, जिससे टॉर्साइडेज डिपॉइंटेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको 3 दवाइयां याद करनी है जो QT प्रोलॉन्गेशन करती हैं। एक है सिसाप्राइड, दूसरी है एस्टेमेजोल, और तीसरी है टर्फेनाडिन। तो ये तीनों दवाइयां बैन हो गई हैं 15 साल पहले, उससे भी ज्यादा। तीनों के बैन होने का एक ही कारण था, QT प्रोलॉन्गेशन करते हैं जब भी एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ देते हैं। तो हमने तीनों को बैन कर दिया अराउंड 15-20 साल पहले, बट एग्जामिनर आज भी इन पे क्वेश्चन पूछता है कि सिसाप्राइड क्यों बंद हो गई, एस्टेमेजोल क्यों बंद हो गई, क्योंकि QT प्रोलॉन्गेशन करते हैं, ओके। और इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, इन दवाइयों का नाम है कैट, CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। जो कैट है, CAT कैट, वो क्यूट होती है, हमें पता है ना, कैट क्यूट होती है, ज्यादातर लोगों को क्यूट लगती है, तो हम क्या कहते हैं, जो कैट ड्रग्स हैं वो क्यूटी हैं, कैट इज क्यूटी, तो QT प्रोलॉन्गेशन करती है, तो कैट ड्रग कॉज QT प्रोलॉन्गेशन, ओके। तो ये सिसाप्राइड, एस्टेमेजोल वगैरह है, ठीक। अब दूसरी बात, ये जो फिक्सोफेनाडिन है, फिक्सोफेनाडिन जो है वो टर्फेनाडिन का मेटाबोलाइट, टर्फेनाडिन मेटाबोलाइज होके फिक्सोफेनाडिन बनाता है। अब फिक्सोफेनाडिन भी एंटीहिस्टामिनिक है, बट फिक्सोफेनाडिन पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करता, डोज ज्यादा भी हो जाए तो भी नहीं करता। तो फिक्सोफेनाडिन हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंसर्न ऑफ QT प्रोलॉन्गेशन, टर्फेनाडिन नहीं कर सकते, ओके। अब लोरेटिडिन का आइसोमर होता है डेसलोरेटिडिन, और सेटिजिन का आइसोमर होता है लीवोसेटेरिज, ठीक है। अब लास्ट की 2 दवाइयां जो हैं, एजिलास्टिन और ओलोपेटाडिन, इनकी मैक्सिमम टॉपिकल एक्टिविटी होती है, लोकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है टॉपिकल। इसका क्या मतलब है कि सपोज किसी को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, तो हम ओलोपेटाडिन की आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, तो हम एजिलास्टिन का नेजल स्प्रे दे सकते हैं। तो ये लोकली यूज होते हैं, ओरल देने की जगह लोकली यूज होते हैं, ठीक है। और लास्टली कुछ कुछ बुक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है, थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। अब थर्ड जनरेशन क्या बला है? थर्ड जनरेशन क्या है? थर्ड जनरेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सेकंड जनरेशन ही है, बट जो सेकंड जनरेशन वाली दवाइयों के आइसोमर या मेटाबोलाइट होते हैं, उनको थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक कहा जाता है, वो भी किसी किसी किताब में। रिमेंबर, प्रॉपर्टी इनकी सेकंड जनरेशन वाली है, कोई फर्क नहीं है, बट क्योंकि वो सेकंड के आइसोमर या मेटाबोलाइट हैं, सिर्फ इसलिए उनको थर्ड जनरेशन कह सकते हैं, क्लियर। तो थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं एग्जाम में, तो ही मार्क करना है फिक्सोफेनाडिन, डेसलोरेटिडिन एंड लीवोसेटेरिज, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, विच इज हिस्टामिन। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, विच इज सेरोटोनिन और 5-HT। 5-HT के बॉडी में 4 रिसेप्टर्स हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 और 5-HT4। ऑल्दो हमारे पास 5-HT5, 6 और 7 भी है, बट उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एक्शन हमें नहीं पता, उन पे काम करने वाली दवाइयां भी नहीं है, तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते। हम 4 ही डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब 5-HT1 भी 2 तरह का होता है, 1A और 1B, ठीक। 1B को हम लिखते हैं 1B/1D, और 2 को लिखते हैं 2A/2C। तो टोटल 5 है, 5HT1A, 5HT1B, 5HT2A, 5HT3, 5HT4, ठीक है। तो एक एक करके इन पांचों को पढ़ते हैं। 5HT1A से स्टार्ट करते हैं। तो 5HT1A को याद करना बड़ा आसान है। A का मतलब है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का क्या मतलब है?
ब्रेक का काम करते हैं। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जब भी हम 5-HT1A को स्टिमुलेट करेंगे सेरोटोनिन आना बंद हो जाएगा। ये प्री साइनेप्टिक हैं, ब्रेक लगाते हैं। रिमेंबर अल्फा 2 एड्रेनालिन वाले में हमने पढ़ा था ना, ANS में अल्फा 2 वो ब्रेक लगाता था, ऐसे ही 5-HT1A ब्रेक लगाते हैं। तो ये ब्रेक का काम करते हैं, तो इस सेरोटोनिन की रिलीज को रोक दें। और हम सबको पता है कि सेरोटोनिन ब्रेन में ज्यादा होने से क्या हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो अगर हमने 5-HT1A का एगोनिस्ट दिया तो वो सेरोटोनिन को कम कर देगा, और अगर सेरोटोनिन को कम किया तो एंजाइटी ठीक हो जाएगी। तो एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं 5-HT1A एगोनिस्ट। और कौन सी दवाई है 5-HT1A एगोनिस्ट? दवाई का नाम है बसपाइरोन। सो बसपाइरोन क्या है? 5-HT1A का एगोनिस्ट है, और हम ए फॉर एंजाइटी में देते हैं। सब कुछ ए है। ए का एगोनिस्ट एंजाइटी में देते हैं क्योंकि ए ऑटो रिसेप्टर है। ओके, तो दवाई का नाम है बसपाइरोन। बट बहुत ध्यान क्या रखना है कि एक और दवाई से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम बहुत एक जैसा है, सिमिलर है। वो दवाई कौन सी है? ब्यूप्रोपियोन। सो ब्यूप्रोपियोन बसपेरोन एक जैसी लगती हैं, तो आप दोनों में याद कैसे करोगे कि ब्यूप्रोपियोन एंटी स्मोकिंग है जबकि बसपाइरोन एंटी एंजाइटी है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बहुत इजी है। ब्यूप्रोपियोन के नाम में ही लिखा है पियो, सुट्टा पियो, तो ये सुट्टा पीना छुड़ाती है। जबकि बसपाइरोन के नाम में लिखा है रोन। एंजाइटी में आदमी रोता रहता है कि ये हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोता रहता है, तो उसका ये रोना बंद कराती है बसपाइरोन। नाम में लिखा हुआ है, पंजाबी में अगर पढ़ो बसपाइरोन के बस भाई रोना बंद कर। ठीक है, तो बसपाइरोन इज फॉर एंजाइटी, ब्यूप्रोपियोन इज फॉर स्मोकिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट 5-HT1A। अब हम आते हैं 5-HT1B पे। 5-HT1B/1D। इसको कैसे याद करोगे? 1B का मतलब है, बी मतलब ये ब्लड वेसल्स में है, और 1D मतलब दिमाग की ब्लड वेसल्स में, दिमाग मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स में। तो ये दवाइयां, ये रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT1B/1D ब्रेन की ब्लड वेसल्स में, और इनका काम होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेन की ब्लड वेसल में वेसो कंस्ट्रिक्शन कब करना चाहेंगे? कौन सी बीमारी में? यस, हेडेक में। ब्रेन में वेसो डायलेशन होने से हेडेक होता है, अगर हमने वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया तो हेडेक ठीक हो जाएगा। तो हेडेक वाली कौन सी बीमारी होती है? यस, माइग्रेन। तो जो दवाइयां 5-HT1B/1D को स्टिमुलेट करती हैं वो हम माइग्रेन में यूज करते हैं। ओके, और कौन सी दवाइयां हैं? दो दवाइयां हैं जो इसको स्टिमुलेट करती हैं, एक है अर्गोटामिन, अर्गोटामिन, और दूसरा ग्रुप है जिसका नाम होता है ट्रिप्टान। जिस भी दवाई का नाम ट्रिप्टान में खत्म हो वो 5-HT1B/1D एगोनिस्ट है। और ट्रिप्टान की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सुमा ट्रिप्टान, नारा ट्रिप्टान, एली ट्रिप्टान, जोल्मी ट्रिप्टान, रीजा ट्रिप्टान। जिसका भी नाम ट्रिप्टान में खत्म हो वो 5-HT1B/1D एगोनिस्ट हैं। और ये दोनों दवाइयां अर्गोटामिन भी और ट्रिप्टान भी माइग्रेन के अक्यूट अटैक में देते हैं, अक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए। इन पर्टिकुलर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट सीवियर माइग्रेन, अक्यूट सीवियर माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो आंसर आएगा ट्रिप्टान्स। ओके, माइग्रेन हम डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हो गया 5-HT1B। अब आते हैं 5-HT2 पे। अगर आपको याद हो तो 5-HT2 ब्लॉकर्स कहां पढ़े थे हमने? कहां पढ़े थे 5-HT2 ब्लॉकर्स? यस, एंटी साइकोटिक्स में। मेंबर एंटी साइकोटिक दवाइयां दो तरीके की हो सकती हैं, टिपिकल या एटिपिकल। टिपिकल वाली D2 को ब्लॉक करती हैं, एटिपिकल वाली 5-HT2 को ब्लॉक करती हैं। तो कौन सी एंटीसाइकोटिक? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जैसे क्लोजापिन, ओलेंजापिन, ये सारी दवाइयां 5-HT2 ब्लॉकर्स हैं। तो ये साइकोसिस में यूज होते हैं, शिजोफ्रेनिया। अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोजापिन वगैरह का मेन साइड इफेक्ट क्या था? पूरे ग्रुप का क्या साइड इफेक्ट था? यस, वेट गेन करती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं, लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कहते हैं उसको। तो वेट गेन वगैरह इनका साइड इफेक्ट है। तो फिर हमने रिसर्च की, हमने सोचा कि हमने 5-HT2C रिसेप्टर को ब्लॉक किया तो वेट गेन हो गया, तो अगर हम इसको स्टिमुलेट करें तो क्या वेट लॉस होगा?
तो हमने इस रिसर्च पे दवाई बनाने की कोशिश की और हमने एक दवाई बनाई जिसका नाम था लॉर्कासेरिन। लॉर्कासेरिन क्या है? ये 5-HT2C एगोनिस्ट है। ये 5-HT2C को रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो अगर ये 2C को स्टिमुलेट करती है, एगोनिस्ट है, तो क्या होगा? तो वेट लॉस करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना था। तो जब हमने ट्राई किया तो ये सही में इसने वेट लॉस कर दिया। तो जब ये वेट लॉस करती है तो इसको हमने अप्रूव कर दिया ओबेसिटी में। लॉर्कासेरिन एक नई दवाई है जो ओबेसिटी में अप्रूव्ड है। कैसे काम करती है? 5-HT2C को स्टिमुलेट करती है। ओके, और इसके नाम में लिखा है सेर मतलब सीरोटोनिन, सीरोटोनिन सेरिन, सेरिन मतलब सीरोटोनिन, सी रिसेप्टर एगोनिस्ट। सो सीरोटोनिन मतलब 5-HT के सी रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। ये एगोनिस्ट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट तो एंटीसाइकोटिक थे, ये एगोनिस्ट है। और कहां यूज करेंगे? इट इज यूज टू लोअर दी वेट। LO मींस लोअर दी वेट। ये वेट लॉस करती है, तो इसलिए ओबेसिटी में यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 5-HT2। अब हम आते हैं 5-HT3। अगर आप देखोगे इसके नाम में 3 है। 3 मतलब थर्ड लेटर। थर्ड लेटर क्या है? A, B और C। C मतलब CTZ। 5-HT3 होता है CTZ। रिमेंबर, सीरोटोनिन के सारे रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड हैं। एक ही एक्सेप्शन है 5-HT3, ये आइनोट्रोपिक होते हैं और ये होता है CTZ। और अगर CTZ स्टिमुलेट होता तो क्या होता है? यस, वॉमिटिंग होगी, ऑब्वियसली वॉमिटिंग होगी। अब कौन सी कंडीशंस है या कौन सी दवाइयां हैं जो स्पेसिफिकली CTZ को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग करती हैं? यस, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो कीमोथेरेपी वाली दवाइयां, एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो वॉमिटिंग करती हैं बाय स्टिमुलेटिंग दी CTZ। तो इस वॉमिटिंग को एक नाम दिया जाता है CINV। CINV क्या है? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। और सिंपल लैंग्वेज में एंटी कैंसर ड्रग्स के कारण नोजिया वॉमिटिंग होगी। तो 5-HT3 के स्टिमुलेट होने से ये हो रहा है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो वॉमिटिंग ठीक हो जाए। सो 5-HT3 एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। ट्रीटमेंट के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी। और दवाइयां कौन सी हैं? दवाइयां वो हैं जिनका नाम खत्म होता है सेट्रॉन में। एनी ड्रग हुज नेम एंड विद सेट्रॉन इज 5-HT3 ब्लॉकर। कौन सी सेट्रॉन्स हैं? जैसे ऑन्डन सेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, पेलोनोसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन। सो एनी ड्रग जिसका भी नाम सेट्रॉन में खत्म होता है वो 5-HT3 ब्लॉकर है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ है? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। अब हम बाद में पढ़ेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स में पढ़ेंगे बाद में, कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक अर्ली, मतलब पहले 24 घंटे में ही वॉमिटिंग होगी दवाई स्टार्ट करती। दूसरा होता है डिलेड, जो कि 24 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। अब ज्यादातर केसेस, इवन 95%, 99% से ज्यादा केस अर्ली वाले ही होते हैं। तो अगर हम CINV कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम अर्ली मान के चलेंगे, ठीक है। तो अर्ली में CINV ड्रग ऑफ चॉइस है, बट डिलेड वॉमिटिंग में सेट्रॉन्स काम नहीं करते, दे आर नॉट इफेक्टिव। तो डिलेड वॉमिटिंग में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एप्रेपिटेंट। एप्रेपिटेंट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलेड CINV। अर्ली में तो ड्रग ऑफ चॉइस सेट्रॉन्स है। तो अगर एग्जाम में सिर्फ CINV लिखते हैं तो हमें अर्ली ही मानना है, क्योंकि 99% अर्ली होंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस है सेट्रॉन। बट अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं कि पेशेंट आया, एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट की, तीसरे दिन जाके उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, तब हमें एप्रेपिटेंट लिखना है। 24 घंटे के बाद वाले में एप्रेपिटेंट आएगा, डिलेड वाले में, ठीक है। अगर और कुछ नहीं मेंशन करते तो CINV के लिए सेट्रॉन्स है। अब CINV के अलावा सेट्रॉन्स आर आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। तो 3 कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है: कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। ओके, और ये जो ऑन्डेनसेट्रॉन है इसका एक्स्ट्रा यूज है, कहां पढ़ा था, याद है? यस, ये अल्कोहल की क्रेविंग को कम करता है। ऑन्डेनसेट्रॉन कैन डिक्रीज अल्कोहल क्रेविंग।
ठीक है, तो ये हो गए 5HT3 रिसेप्टर्स। अब लास्ट रिसेप्टर है 5HT4। 5HT4 रिसेप्टर्स ज्यादातर होते हैं अपर जीआईटी में, स्टमक में, ड्योडेनम में, अपर पार्ट ऑफ जीआईटी में होते हैं 5HT4 रिसेप्टर्स। और जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं तो ये जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा देता है। तो जो दवाइयां अपर जीआई मोटिलिटी बढ़ाती हैं उनको क्या बोलते हैं? यस, दीज आर कॉल्ड प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक आर द ड्रग्स विच इंक्रीज अपर जीआई मोटिलिटी। तो अब पहले सबसे पहले दवाइयां कौन सी हैं? इसमें दवाइयां आती हैं सिसापराइड, मोजापराइड, प्रूकैलोपराइड एंड टेगासिरॉड। ये सारी 5HT4 एगोनिस्ट है। तो ये जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ाते हैं। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग कहां यूज करेंगे? कहां यूज करेंगे? वेरी गुड, कॉन्स्टिपेशन मत बोलना। कॉन्स्टिपेशन में हमें लोअर जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ानी है, कॉलन की मोटिलिटी बढ़ानी है, इवन रेक्टम की मोटिलिटी बढ़ानी है, लोअर जीआईटी की। अपर जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ाने से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होने वाला, लोअर जीआईटी की बढ़ानी है। तो प्रोकाइनेटिक कॉन्स्टिपेशन में नहीं देंगे तो कहां देंगे? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हम देते हैं जीईआरडी में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। होता क्या है समझते हैं पहले। ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये डोडिनम है। अब स्टमक का मेन प्रोडक्शन क्या होता है? क्या बनाता है स्टमक मेनली? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि जब स्टमक में एसिड आई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री में देखी होगी ना आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती। तो अगर स्टमक में एसिड बनी तो स्टमक तो जल जाना चाहिए ना, जहां भी बनेंगे जल जाना चाहिए वो चीज। पर स्टमक में एसिड बनती है और स्टमक को कोई नुकसान नहीं होता, ऐसे कैसे? वो इसलिए क्योंकि स्टमक को पता है मुझे एसिड बनानी है, मुझे एसिड रखनी है। तो अगर उसको पता है तो वो पहले से ही अपना प्रोटेक्टिव फैक्टर लेके चलेगा। तो स्टमक में ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट से बनी होती है, और इस लेयर के कारण एसिड स्टमक के म्यूकोजा को टच नहीं कर पाती, इसलिए स्टमक को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो स्टमक में एसिड बनी फिर भी कोई नुकसान नहीं। बट इसोफेगस ने तो एसिड नहीं रखनी नॉर्मली, तो इसोफेगस में प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी क्योंकि एसिड रखनी नहीं उसको। तो यही कंटेंट जब रिफ्लक्स होके इसोफेगस में गए, रिमेंबर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रो मतलब स्टमक के कंटेंट इसोफेगस में रिफ्लक्स हो गए, स्टमक से इसोफेगस में चले गए, तो तब ये जाके इसोफेजियल म्यूकोजा को डैमेज कर देंगे, तो तब आदमी को पेन होगा। तो जीईआरडी का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? देयर इज पेन इन दी अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेक, मतलब इसोफेगस वाले रीजन में पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसिड ऊपर गई और उसने इसोफेजियल म्यूकोजा को डैमेज करना शुरू कर दी। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है कि एसिड ऊपर जा रही थी, कंटेंट ऊपर जा रहे थे, अगर हमने फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ा दी तो कंटेंट नीचे चले जाएंगे, ऊपर की जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये काम करते हैं प्रोकाइनेटिक्स। सो प्रोकाइनेटिक्स कैन बी यूज्ड इन जीईआरडी, कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलना, जीईआरडी में यूज होते हैं। अब दूसरी चीज, और कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं? अगर हम एसिड ही खत्म कर दें तो अगर ये ऊपर भी चली जाएगी तो कोई नुकसान नहीं करे। तो एसिड खत्म करने वाली कौन सी दवाई हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनका नाम खत्म होता है प्राजोल में, ओमीप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जिनका भी नाम प्राजोल में खत्म होता है, वो एसिड फॉर्मेशन ही बंद कर देती। तो अगर स्टमक में एसिड ही नहीं है तो अगर रिफ्लक्स हो भी गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पीपीआईज जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं। अगर एग्जाम में पूछें कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीईआरडी, तो आंसर पीपीआईज आएगा, प्राजोल्स आएगा। ठीक, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, एक दवाई बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती है, पैन डी। पैन डी में पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। पेंटोप्राजोल क्या है? पीपीआई है, और डोमपेरिडोन क्या है? प्रोकाइनेटिक है। तो प्रोकाइनेटिक प्लस जी पीपीआई दे टुगेदर आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, बट एमसीक्यूज में एक पूछते हैं, अगर एक पूछें तो आंसर आएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, अब लास्टली इन दवाइयों में खास बात, पर्टिकुलरली सिसाप्राइड में हम ऑलरेडी पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था? सिसाप्राइड बैन हो गई है। क्यों बैन हो गई है? क्योंकि ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। रिमेंबर कैट ड्रग्स में सिसाप्राइड, एस्टेमेजोल, टर्फेनन,
दे वर कॉजिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। हमने याद कैसे किया था कि कैट जो होती है वो क्यूट होती है, तो कैट ड्रग्स कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सेरोटोनिन के बारे में भी। ओके, अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया हिस्टामिन से। हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, 5HT 1 2 3 4। सबसे मेन होता है 1 जो कि अच्छा काम करता है एलर्जी, अच्छा काम करता है वेकफुलनेस और बुरा काम करता है एलर्जी। तो अगर हमें एलर्जी को ठीक करनी है तो हमें H1 को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जो H1 ब्लॉकर्स हैं वो एलर्जी में दे सकते हैं, और ये 2 पार्ट थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या था? फर्स्ट जनरेशन ब्रेन में चले जाते हैं, सेकंड जनरेशन नहीं जाते। फर्स्ट जनरेशन की एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होते हैं, सेकंड के नहीं होते। इस कारण इनके फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। फिर हमने सेरोटोनिन स्टार्ट किया। सेरोटोनिन के हमने 4 मेन रिसेप्टर्स पढ़े, 1 2 3 4। 1 में ए और बी था। 5HT 1A वाले ए फॉर एंजाइटी में देते हैं, बसपाइरोन दवाई है। 5HT 1B 1D वाले माइग्रेन में देते हैं, ट्रिप्टान्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं। 2A 2C के ब्लॉकर एंटीसाइकोटिक्स हैं, क्लोजापिन वगैरह। 5HT 3 ब्लॉकर जो हैं वो देते हैं CINV में। दवाइयों के नाम खत्म होंगे सेट्रॉन में। ऑनडेन सेट्रॉन वगैरह जो हैं वो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में ड्रग ऑफ चॉइस हैं। और 5HT 4 जो हैं वो प्रोकाइनेटिक है, तो अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो प्रोकाइनेटिक एक्शन आएगा, जैसे सिसाप्राइड, मोजाप्राइड वगैरह वो हम दे सकते हैं GERD। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। A patient is taking platinum-based chemotherapy for treatment of ovarian cancer. Which of the following drugs should be used to prevent the nausea and vomiting? तो CINV कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यस, सेट्रॉन्स हैं। तो कौन सा सेट्रॉन है? पेलोनोसेट्रॉन। 5HT3 ब्लॉकर्स। मोस्ट स्पेसिफिक एंटी एमेटिक ड्रग फॉर CINV, अगेन सेम क्वेश्चन है। मोस्ट स्पेसिफिक भी सेट्रॉन्स हैं, 5HT3 ब्लॉकर्स हैं। सेट्रॉन में कौन सा ऑप्शन है? यस, ग्रेनीसेट्रॉन। तो ग्रेनीसेट्रॉन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपाइरोन इज एन ड्रग यूज्ड इन क्रॉनिक एंजाइटी। इट प्रोड्यूस एक्शन ऑन विच रिसेप्टर? बहुत इजी हमने बताया था, A फॉर एंजाइटी, A फॉर ऑटो रिसेप्टर, A फॉर 1A रिसेप्टर्स। तो 1A रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे और ब्रेक लगा देंगे सेरोटोनिनर्जिक सिस्टम पे। अ बॉय इज प्लानिंग टू ट्रेवल बाय बस। Which of the following drug can be used to prevent motion sickness? What is the drug of choice to prevent motion sickness? Yes, हायोसिन पढ़ते हैं, स्कोपोलामिन पढ़ते हैं। कौन से ग्रुप की दवाई है? एंटीकोलिनर्जिक। तो अगर हायोसिन ऑप्शन में ना हो तो कौन से ग्रुप की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। तो बेसिक क्वेश्चन है, इन्होंने चारों ऑप्शन एंटीहिस्टामिनिक दी हैं, तो क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? तो इट इज प्रोमिथाजिन। रिमेंबर, सेटेरिजिन, लोरेटिडिन, फिक्सोफेनाडिन, दे आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे ऑटोक्वाड्स के पहले चैप्टर में, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो मेरा टेक होम मैसेज क्या है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल के नाम में ही लिखा है आई एम पॉसिबल। तो अगर आप कोशिश करोगे, हिम्मत करोगे, हर काम हो सकता है। तो लगे रहो, सक्सेस पक्का मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।